बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे इस चैनल की पहली एपिसोड है। जैसा कि मेरे बहुत से साथियों ने अपनी पसंद का इजहार किया कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सा नॉवल सुनना पसंद करेंगे। बहुत सी आगे चल के बहुत सी कहानियों को, बहुत सी नॉवल्स को और मुख्तलिफ अनवानात पे मुख्तलिफ कुतुब को हम अपने चैनल में शामिल करते रहेंगे। और उम्मीद है कि आप मेरे अंदाज में पढ़ी गई किताबों को खूब इंजॉय करेंगे और उससे खूब जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होंगे। खैर, आज की मेरी पहली एपिसोड इस चैनल की, उसका आगाज़ हम निम्र अहमद के बहुत ही मशहूर नावल जो उनके इब्तदाई दौर में लिखा गया नावल था, उससे करेंगे, जिसका नाम है मुसहफ। मुसहफ मैंने बहुत अरसा पहले ये किताब पढ़ी थी। ये नावल पढ़ा था, आप इसको नावल भी कह सकते हैं। ये बहुत हल्की फुल्की सी छोटी सी किताबें, बाकी आप लोग देखते हैं कि नॉवल्स होते हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े होते हैं। इनकी आप इनके राइट देख सकते हैं कि कितनी बड़ी होती है। तो मैंने कहा कि हम जो है वो आगाज़ करते हैं छोटी नॉवल से, ताकि आपकी दिलचस्पी का मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, किस किस्म की किताबों को आप सुनना चाहते हैं। और छोटी किस्म किताबें हों या बड़ी नॉवेल्स हो या बच्चों की कहानियाँ हों, या फिर कोई भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मुझे अपना अंदाज करना चाहिए। तो मुझे आपके पॉजिटिव कमेंट्स का और नेगेटिव कमेंट्स का, जो कि नेगेटिविटी में भी आपकी पॉजिटिविटी शो हो रही होगी, इंतज़ार रहेगा। वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपना निम्र अहमद का ये नावल। सुनहरी सुबह भीग रही जब वो सुस्त रवि से जल्दी बस स्टॉप तक पहुंची। कंधे पर बैग लटकाए, हाथ में पानी की छोटी बोतल पकड़े, चेहरे पर ढेरों गुजारी लिए वो बेंच के करीब आई, जहां बैठकर वो रोज 10 मिनट बस का इंतजार करती। इसने बैग एक तरफ रखा और बेंच पर बैठ गई। फिर एक हाथ से जमाई रोकते हुए दूसरे से बोतल खोलकर लबों से लगाई। गर्मी आजकल बढ़ती ही जा रही थी। सुबह ही सुबह इसे पसीना आने लगा था। जाने आगे क्या होगा, वो घूंट भरती बेजारी से सोच रही थी। चेहरे पर वही उताए हुए तासुरात थे, जैसे दुनिया भर से हवा हो। सुनहरी पेशानी पर मुस्तकिल पड़े बल और कान से खूबसूरत भूरी सुनहरी आंखों में छाई खपती। कुछ था कुछ था इसमें जो इसे सारे में यकता करता था। लंबे कुर्ते और जीन्स में मलबूस रस्सी के मानिक दुपट्टा, मफलर के अंदाज में गर्दन से लपेटे, टांग पर टांग रखे, वो पाँव झुलाती तनकीदी निगाहों से इधर उधर देख रही। और तभी उसे एहसास हुआ कि वो स्याह फाम लड़की आज भी बेंच पर मेरे साथ बैठी है। उन दोनों के दरमियान इसका बैग रखा था और उसको वो सयाफाम लड़की सर झुकाए निगाह तिरछी किए इसके बैग को देख रही थी, जहाँ जगह जगह चौक और वाइटर से इसने अपना नाम लिखा हुआ था। महमल इब्राहिम, महमल इब्राहिम, महमल इब्राहिम। आड़ा तिरछा छोटे बड़े हर अंदाज में यही लिखा था। वो लड़की कभी कभी वो लड़की कभी कभी ही इसके बैग को देखती थी, मगर महमल को तो रोज के 10 मिनट इस सयाफाम लड़की का जायजा लेते ही गुजर जाते थे। वो भी अजब पुरस्कार ले रहा था। यहाँ इस्लामाबाद में सयाफाम नजर आ ही जाते थे, मगर वो अपने जैसों से मुख्तलिफ थे। सर पर रुमाल बांधकर गर्दन के पीछे मेरा लगाती थी और नीचे ओवरकोट और मोटे होंठ, स्याह रंगत मगर चमकीली आंखें। कोई ऐसी चमक थी इसमें कि महमल कभी इन आंखों में देख ना पाई। हमेशा निगाह चुरा जाती थी। शायद 1.5 महीना कबल से वो इसे मखसूस औकात में स्टैंड पर देखती थी और इन 1.5 माह में उसका अंदाज हमेशा यकसा रहा। कमर सीधी रखे अलर्ट सी बेंच पर बैठी खामोशी से सामने सीध में देखती वो बहुत चुप सी लड़की मालूम नहीं कौन थी। और फिर उसकी वो पुरस्कार किताब, स्याह
स्याह जल्द वाली भारी सी किताब जिसका स्याह वर्ग बिल्कुल खाली था, इसकी गोद में धरी हुई थी और किताब के किनारों पर इसके स्याह हाथ मजबूती से जमे हुए। इसके अंदाज से कुछ खास झलकता था। किताब की हिफाजत का एहसास या शायद इसके बेशकीमत होने का। किताब बालिश भर मोटी थी, सफ़ों के झलकते किनारे पीले और खस्ता लगते थे, जैसे कोई बहुत कदीम किताब, सैकड़ों बरस पुराना कोई नुस्खा हो। कुछ था इसमें, एक कदीम राज, कोई पुरस्कार की था। तो जब भी इस किताब को देखती यही सोचती थी, और आज जाने क्या हुआ कि वो उस खामोश सी लड़की से मुखातिब हो भी गई। शायद तजस्सुस आजिज कर रहा था। एक्सक्यूज मी, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। स्याह लड़की ने अपनी चमकीली आंखें उठाई। ये किताब किसकी है? मेरी। मेरा मतलब है इसमें क्या लिखा है? वो चंद लम्हे महमल का चेहरा देखते देखते रास्ते से बोली, मेरी जिंदगी की कहानी। अच्छा। वो हैरत न छुपा सकी। मैं समझी ये कोई कदीम किताब है। कदीम ही है, सदियों पहले लिखी गई थी। तो आपको कहाँ से मिली? मिस्र की एक पुरानी दुकान से। ये कुछ किताबों के बीच पड़ी थी। जब मैंने इसे निकाला तो इस पर ज़मानों की गर्द थी। वो मोहब्बत से स्याह जिल्द पर हाथ फेरते कह रही थी कि इसके लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी। मैंने वो गर्द झाड़ी और इसे अपने साथ रख लिया। फिर जब पढ़ा तो मालूम हुआ कि इसे तो किसी ने मेरे लिए लिखवा कर इधर रखा है। महमल मुंह खोले उसे देख रही थी। तुम्हें क्या दिलचस्पी है इसमें? मैं इसके बारे में मज़ीद जानना चाहती हूँ। क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ? वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम नए दौर की लड़की हो, इस कदीम जुबान में लिखे नुस्खे को कहाँ समझोगी? मगर ये है क्या? मैं इसमें लिखा क्या है? वो तजस्सुस अब उसे बेचैन कर रहा है। मेरा मास्क। उसी पल हॉर्न बजा तो मेहमान ने चौंक कर सामने सड़क पर आती बस को देखा। मेरा हाल, उसे आफाम लड़की कह रही थी। मेहमान बैग का स्ट्रैप पकड़े खड़ी हुई। इसे जल्दी कॉलेज पहुंचना था, और मेरा मुस्तकबिल भी। मुझे क्या पेश आने वाला है ये किताब सब बता देती है। मैं चलती हूँ। वो बस की तरफ देखे बगैर माजर ख्वाहाना अंदाज में कहकर आगे बढ़ गई। इसमें तुम्हारा जिक्र भी है मेहमद? वो उल्टे पांव मुड़ी। मेरा जिक्र? मेरे बारे में क्या लिखा है? वो शशदर ही होकर रह गई। यही कि मैं तुम्हें ये किताब दे दूँ, लेकिन मैं तो उसे तुम्हें तब दूंगी जब तुम थक कर खुद मुझसे मांगने आओगे, क्योंकि इसमें तुम्हारी जिंदगी की कहानी भी है, जो हो चुका है और जो होने वाला है, सब लिखा है। बस का तेज हॉर्न बजा तो वो कुछ कहे बिना तेजी से इस तरफ लग गई। रॉड पकड़कर ऊपर चढ़ते इसने पल भर को पलट कर देखा। वो स्याह फार्म लड़की उसी तरह मुस्कुरा रही थी। पुलिसरार, आईने खेज, मुस्कुराहट। महमल को एकदम इससे बहुत डर लगा। यहाँ एक खत्म होता है। दैन दूसरा इसका पार्ट शुरू हो रहा है। कॉलेज के बाद वो अपनी दोस्त नादिया के अब्बू की एकेडमी में 7th क्लास के बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ाती थी। घर पहुंचते पहुंचते इसे रोज 3:30 हो जाते थे। गेट अब्बू करके फॉरेस्ट में देखा तो 3 गाड़ियां आगे पीछे खड़ी। दिल कराह कर रह गया। घर में गाड़ियों की कतार के बावजूद वो बसों के धक्के खाने पर मजबूर है। हम चचाओं के रहम करम पर पलने वाले यतीमों के नसीब भी कितने यतीम होते हैं ना। खुद पर दस्त खाती वो अंदर आई। लाउंज में खामोश दोपहर उठी थी। वो सबके सोने का टाइम था। आगा जान इसके सबसे बड़े ताया उस वक्त तक ऑफिस से लौट आए थे, और इनकी कच्ची नींद के बाइस पूरे घर को हुक्म होता था कि पत्ता भी ना खड़के।
वरना वो डिस्टर्ब होंगे। हुक्म बज़ाहिर पूरे घर को और दर हकीकत महमल और मुसर्रत को सुनाया जाता था, और आखिर में जब आगा खान की बेगम ताई महताब इन अल्फाज का इजाफा करती, और मुसर्रत ज़रा अपनी बेटी को समझा देना कि जब नूर नूर शहर फिरने से फारिग हो जाए तो घर आते हुए मेन डोर आराम से खुला। आगा साहब की नींद खराब होती है। अब मैं कुछ कहूँगी तो इसे बुरा लगेगा। गज भर की तो जुबान है इसकी, ना छोटे का लिहाज ना बड़े का। अस्तगफिरुल्लाह। हमारी बेटियां भी कॉलेज में पढ़ती हैं, इनके अंदाज ऐसे ना निकले जैसे महमल के, वगैरह वगैरह। तो इसे तो आग लग ही जाती। हर रोज दरवाजा खोलते हुए यही फिक्रा समाज में गूंजता। वो चिढ़ने के बावजूद दरवाजा आहिस्ता बंद किया। किचन की तरफ आई तो सिंक में जूठे बर्तनों का ढेर लगा था। नागवारी से नाक चढ़ाए इसने बैग स्लैब पर रखा और हॉट पॉट की तरफ बढ़ी। सुबह नाश्ते के बाद अब तक कुछ ना खाया था और अब जोरों की भूख लगी थी। हॉट पॉट खोला तो वो खाली था। रुमाल पर रोटी के चंद जर्रे बिखरे थे और इसने फ्रिज खोलना चाहा तो वो लॉक था। मेहताब ताई इसके आने से कवर फ्रिज लॉक कर देती थी। पहले मुसर्रत इसके लिए खाना बचाकर हॉट पॉट में रखती थी, मगर जब से ताई मेहताब खाने की खुद निगरानी शुरू की थी, हॉट पॉट पर हर तीसरे दिन खाली ही मिलता। तकलीफ से इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर जब्त करके बाहर निकल और ऐसा से गेट कॉलोनी के बाहर नुक्कड़ वाले होटल से एक नान और एक कबाब ले आई कि इतने ही पैसे। वापसी पर वो फिर से पुरानी महमल बन चुकी। लॉन्च का दरवाजा खोलकर धड़ाम से बंद किया, फर्श पर पड़ी फुटबॉल उठाकर पूरी कुआ से दीवार पर मारी और सोफे पर टांग रखकर बैठकर नान कबाब का लिफाफा खोलने लगी। लम्हे भर ही आगा जान के कमरे से दरवाजा खुला और तिनतनाती हुई ताई मेहताब बाहर आई। महमल, वो गर्जी तो इसने आराम से सर उठाया। कबाब खाएंगी ताई अम्मा? शराब। 1000 दफा कहा है कि आराम से दरवाजा खोला करो, मगर तुम। आहिस्ता बोले ताई अम्मी, इस वक्त आगाजान सो रहे होते, उठ जाएंगे। वो नान पे कबाब रख कर पाँव झुलाती बेनियाजी से खा रही थी। तुम एहसान फरामोश, तुम्हें जरा भी एहसास है कि आगा साहब दिन भर के थके? मगर फिक्रा मुकम्मल होने से कबल ही वो अपना नान कबाब उठाए अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी। ताई मेहताब दिल मिलाती कसलती रही। अंदर मुसर्रत आवाज़ों पर जाग चुकी थी। क्या हुआ महमल, भाभी बेगम क्यों नाराज हो रही हैं? दिमाग खराब है इनका, पैदाइशी मसला है, आपको तो पता है। इसने बिजाई से नान कबाब का लिफाफा बिस्तर पे रखा, मगर हुआ क्या है? इनकी निगाह फिसल कर लिफाफे पर गई, फिर बाहर से खाना लाई हूँ फ्रिज में, और फिर खुद ही खामोश हो। आपके लिए लाई हूँ, आपने कुछ खाया? मैं खा चुकी हूँ, तुम खाओ। मुझे मालूम है तुमने कुछ नहीं खाया। वो थकावट से मुस्कुराई तो महमल ने लम्हा भर को माँ को देखा। सादा घिसे हुए कॉटन के जोड़े में सफ़ेद हुए बाल और झुर्रियों ज़्यादा चेहरे वाली इस थकी थकी बेजरर सी माँ, जो वाकई इस आलीशान कोठी की मालकिन होते हुए भी मुलाजमा लगी। दिल बुरा मत किया करो महमल, अल्लाह का नाम लेकर खा लो। मुझे गुस्सा आता है इन लोगों पे अम्मा। बाहर ताई मेहताब के बोलने की आवाज़ बराबर आ रही थी और अब शोर करके जाने किस को बता रही थी। नाशुक्री मत करो बेटा। इन्होंने रहने के लिए हमें छत दी, सहारा दिया, एहसान नहीं किया। मेरे बाप का घर, इसे अब्बा ने हमारे लिए बनवाया। ये बिजनेस, ये फैक्ट्रियाँ, ये सब अब्बा ने खुद बनाया था। सब कुछ अब्बा ने हमारे नाम किया था। तुम्हारे अब्बा जिंदा नहीं है महमल, वो कहीं भी नहीं। वो जैसे थक कर कह रहे हैं। वो इन्हें देख कर रह गई, फिर सर झटक कर लिफाफा उठाया। नान सख्त हो गया था, अब कबाब ठंडा। वो भी बेदिली से लुक में तोड़ने लगी।
ठंडा बेलज्जत खाना खाकर वो कुछ देर ही सो पाई थी कि ठा की आवाज़ के साथ कमरे के दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। बाहर दीवारों पे फुटबॉल मारने की आवाज़ें बराबर आ रही थी। कुछ नींद टूटी थी। वो बुरा सा मुंह बनाए जमाए रोकती हुई उठी। स्लीपर पहने और हाथों से बाल लपेटे दरवाजा खोला। इसका मसरत का मुश्तरका कमरा और दरअसल किचन के साथ मिलकर स्टोर रूम था। बहुत छोटा, न बहुत बड़ा। ऐसा पहले इस कार कबाड़ से खाली करवा कर इन दोनों को इधर मुंतकिल कर दिया गया था। इसके साथ बाथरूम ना था, इसलिए इनको लाउंज पार करके गेस्ट बाथरूम की तरफ जाना पड़ता था। बाहर लाउंज में नायमा चची के छोटे मांस और मोइस फुटबॉल इधर उधर मारते दौड़ते फिर रहे। तमीज नहीं है तुम लोगों को? देख कर खेला करो। मैं सो रही थी। किचन के खुले दरवाजे पर खड़ी अंदर किसी से बात करती नायमा चची फौरन हुई। अब मेरे बच्चे खेलें भी ना। तुम्हारा तो काम ही सोना है, ना दिन देखना ना रात, हर वक्त बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। हाँ, तो मेरे बाप के पैसे से ये बिस्तर आए थे, तोड़ूं या खोलूं मेरी मर्जी। अब्बा की डेथ से पहले असद चचा तो गालिबन बेरोजगार थे ना, वो भी मेहनत थी। सारे हिसाब फौरन चुकाकर बेनियाज से बाथरूम की तरफ चली गई। उधर नायमा चची बड़बड़ाती रही। हाथ मुंह धोकर इसने अपने सिर के पूरे बाल दोनों हाथों में समेट कर ऊंची की और पोनी बांधी। बहुत ऊंची सी भूरी ये पोनी टेल इस पे बहुत अच्छी लगती थी। वो जरा भी सर हिलाती तो ऊंची पोनी साथ ही गर्दन के ऊपर झुक। इसकी आंखें कांच से सुनहरी थी और हल्का सा काजल भी इनको बहका देता। वो बिलाशुबा घर की सबसे हसीन लड़की थी, इसलिए तो जलती हैं ये सब। इसे हंसी आ गई। एक नज़र खुद पर डाली। जीन्स के ऊपर खुला सा कुर्ता और गर्दन के गिर्द लिपटा दुपट्टा मफलर की तरह एक पल्लू सामने को लटकता और दूसरा कमर पे गिरता, वो वाकई सबसे मुनफरिद थी। किचन में ताई महताब नगिस निकालकर मुसरत के सामने रख रही थी, जो बहुत ताबेदारी से एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गर्म कर रही थी। इस पर नजर पड़ी तो नगिस रखते हुए जरा लापरवाही से गोया, ये बच्चों के लिए फ्राई करते मुसरत, अब हर कोई तो बाहर से मुंह मारकर नहीं आता ना। बजा फरमाया ताई अम्मा, यहाँ तो लोग घर के अंदर ही दूसरों के माल पर मुंह मारते हैं। इत्मीनान से कहकर कूलर से पानी का गिलास भरने लगी। जुबान को संभाल लो लड़की, तौबा है हमारी बेटियां तो कभी ऐसे हमारे आगे ना बोले। आप बुरा मत माने भाभी बेगम, मैं समझा दूंगी। घबराकर मसरत ने एक मुल्तजी निगाह महमल पर डाली। वो कंधे उचकाकर खड़े खड़े पानी पीने लगी। समझा देना बेहतर होगा। इस पर एक तनफ्फुर भरी निगाह डालकर ताई महताब बाहर चली गई। नायमा चची पहले ही जा चुकी थी। अब मसरत और महमल ही किचन में रह गए। अब यकीनन बर्तन भी आप ही को धोने होंगे अम्मा। धो भी दूं तो क्या है, इनके एहसान कम है हम पे। वो मसरूफ सी एक एक करके नगर्स कढ़ाई में डाल लो। महमल ने एक गहरी सांस ली और आस्तीनें मोड़कर सिंह की तरफ मुतवज्जो हुई। इसे था कि अगर वो ना करेगी तो मसरत को ही करना पड़ेगा, और अभी तो उन्होंने रात का खाना भी तैयार करना था। रहने तो बेटा, मैं कर लूँगी, मुझे पता है आप कर लेंगी, मगर मैं भी उन लोगों पर ज़रा एहसान करना चाहती हूँ। वो बर्तन धोकर फारिग हुई तो मसरत ट्रॉली भर चुकी थी। महमद, ये बाहर ले जाओ, सब लॉन में होंगे। वो बिना एहतजाज ट्रॉली घसीटने लगी। लॉन में रोज़ शाम की तरह कुर्सियाँ लगी थी। आगा करीम अखबार खोले देख रहे थे, साथ ही महताब ताई और नायमा चची बातें कर रही थी। नायमा चची सबसे छोटे चचा असद की बीवी थी, जो करीब ही बैठे गुफरान चचा से कह रहे थे। गुफरान चचा और महमल के अब्बा आगा इब्राहिम। गुफरान चचा और महमल के अब्बा आगा इब्राहिम जुड़वा भाई थे। आगा करीम इनसे बड़े और असद चचा चारों भाइयों में सबसे छोटे थे, यानी टोटल 4 भाई थे, जिनमें से महमल के अब्बा की डेथ हो चुकी थी और अब ये 3 रह चुके थे, जिनमें से एक ताया और 2 चचाओं की फैमिली इस घर में रह रही थी।
गुफरान चचा की बेगम फिजा चची बरामदे में खड़ी अपनी बेटी को आवाजें दे रही थी। इसे ट्रॉली लेकर आता देखकर मुस्कुराई। अरे महमल जान, तुम अकेली लगी रही। निदा या सामिया को कह दिया होता, तुम्हारी हेल्प करवा देती। फिजा चची नायमा और मेहताब की तरह जुबान की कड़वी ना थी, बल्कि इतनी मीठी थी कि जब ये मिठास अपने लबों से दूसरे के हल्क में उंडेलती तो वहां कांटे उठ जाते। इट्स ओके, वो भी बस मुस्कुराकर ट्रॉली आगे लेती। अब क्या कहती कि निदा और सामिया ने पहले कौन सा काम किए थे जो अब करती। अगर वो इन्हें बुलाती तो अब करती। अगर वो इन्हें बुलाती तो वो फौरन चली आती, एक दो चीजें पकड़ाती, चूल्हा जलाती, बातें उगाड़ती और फिर आहिस्ता आहिस्ता खिसक जाती। इसके बाद लॉन में फिजा चची सबको एक एक चीज, ये चखें, ये मेरी सामिया ने बनाई है और ये मेरी निदा के हाथ में तो बहुत जायका कहकर पेश करती। इसमें मेहताब ताई इनकी तारीफ तो ना करती, मगर मुसरत और महमल को काहली के वो ताने मिलते कि इस सारे कजिया के बचने तो महमल ने कभी इन दोनों को बुलाने की गलती ना की। मगर फिजा चच्ची की ये मीठी जुबान ही थी कि ना वो कभी इनको पलट कर जवाब दे सकी और ना ही कुछ जता सकी, वो मौका ही ना देती थी। लाओ लाओ जल्दी करो, दोनों माँ बेटी लगती हैं तो फिर घंटा लग जाता है। ताई, आप कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेती? कम अज कम आपको हम माँ बेटी पे चिल्लाना तो ना पड़ेगा। वो तेजी से कहकर ट्राली वहीं छोड़े वापस चली गई। सब बातें छोड़कर इधर उधर देखने लगे। एहसान करने का जमाना ही नहीं रहा। ताई ने ट्राली अपनी तरफ खींची। आगा करीम निगाहें चुराकर फिर से अखबार में गुम हो चुके थे। वो वापस किचन की तरफ आई तो फवाद तेजी से सीढ़ियां फलांगता नीचे आ रहा था। चाय लग गई है, आखिरी सीढ़ी उतरते मसरूफ से अंदाज में कहते वो कलाई पर घड़ी बांध रहा था। स्नैक्स ले गई हूँ, चाय ला गई हूँ। वो ज्यादा गौर से सुने बगैर बाहर निकल गए। मेहमान ने लुक कर लम्हा भर इसे जाते देखा। वो मेहताब ताई का बड़ा बेटा था। हन्नान वसीम इसके बाप थे और सिदरा महरीन सबसे छोटी थी। फवाद आगा आगा जान के ऑफिस जाता था। ऊंचा लंबा खुशशक्ल तो था, मगर जासिम और दौलत की चमक दमक से मजीद पुरकशिश और हैंडसम लगता था। खानदान का सबसे पॉपुलर लड़का, जिसपे हर लड़की का दिल और लड़की की माँ की नजर थी। निदा और सामिया हों या नायमा की मगरूर महरीली आरज़ू, सब फवाद के आगे पीछे फिरती। रजिया खुद तो अपनी इकलौती फायका के लिए फवाद को डिनर पे बुला रही हैं, तो कभी फायका अंडों का हलवा बना के इसके लिए ला रही। फवाद मीठा शौक से खाता था। सो ये लड़कियां माओ के बनाए को अपना कहकर बहुत शौक से पेश करती, मगर वो भी सदा का बेनियाज। अपनी अहमियत का एहसास था कि बेनियाजी और अतराहट कम ना होती थी, और वही तो था जिस पर ताई मेहताब गर्दन ऊंची करके फिरती थी। वरना हन्नान तो बमुश्किल ऐप पे करके दुबई ऐसा गया कि ना तो फिर खत लिखा, ना ही कोई फूटी कौड़ी घर पूछी। तालीमी रिकॉर्ड इसका इतना बुरा था कि ताई कूदती रहती थी, मगर ये वसीम था जिसने ताई और आगा जान का हर जगह सर शर्म से झुकाया। नालायक, निकम्मा, एफए में दोबारा फेल होकर, पढ़ाई छोड़कर अफवारागर्दी में मशगूल, सिगरेट का आदी, और कहने वाले तो दबे लफ्जों में भी कहते थे कि इन गलियों का भी पुराना शनासा है जहाँ दिन सोते और रातें जागते। वो सर झटक कर किचन में आई तो मुसरत जल्दी जल्दी कपड़े से स्लेब साफ कर रही थी। इनकी प्याले में आधा कप चाय पड़ी थी। इससे इनसे कुछ कहना बेकार था, इसने ट्रे उठा ली। लॉन में फिजा चच्ची के साथ वाली कुर्सी पे फवाद बैठा था और मुस्कुराकर बहुत तवज्जो से कुछ बता रही थी। वो लापरवाही से सुन रहा था। यकीनन निदा या सामिया की खूबियों का कोई किस्सा सुना रही होंगी। महमल इसके कप में चाय उड़ेल रही थी कि वो कह उठा, मेरे कप में चीनी मत डालना। नहीं डाली। वो पंजों के बल घास पे बैठी सबको चाय उठाकर दे रही थी। अरे बेटा, चीनी क्यों नहीं पी रहे? फिजा चच्ची बहुत ज्यादा फिक्रमंद थी। यूं ही कुछ वेट लूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने तो स्मार्ट हो,
और क्या लूज करोगे? आरजू उसी पल सामने वाली कुर्सी पर आ बैठी और मेरी चाय में आधा चमचा चीनी महल। वो फवाद के बिल्कुल सामने टांग पे टांग चढ़ाकर बैठी थी, चुस्त सा सफेद ट्राउजर और ऊपर कदरे खुले गले वाली रेड शर्ट, कंधों तक स्ट्रैप में कटे बाल और गंदनी आम सा चेहरा जिसको बहुत मेहनत से उसने कदरे पुरकशिश बनाया, मगर पतली कमान सी आईब्रोज उसको बहुत शातिर दिखाती थी। वो नायमा चच्ची और असद चचा की इकलौती और लाडली थी। फिट तो रखना पड़ता है खुद को। महमल ये कबाब पकड़ाना। फवाद ने हाथ बढ़ाकर कहा तो महमल ने फौरन कबाब की प्लेट उठाकर देना चाहिए और देते देते इसकी उंगलियां फवाद के हाथों से मार। वो चौंका तो घबराकर महमल ने प्लेट छोड़ दी। वो गिर जाती अगर वो थाम ना लेता। महमल ने फौरन हाथ खींच लिया। वो प्लेट पकड़ यब तक इसे देखता रहा, चौंक कर सब कुछ भूल कर जैसे इसे पहली दफा देख रहा हो। सब लम्हे भर का अमल था। इसने रुख फेर लिया तो वो भी दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गया। फिजा चच्ची और आरजू किसी और तरफ मुतवज्जा थी। किसी ने भी वो लम्हा महसूस ना किया जो आकर गुजर भी चुका था। और फवाद वो वक्फे वक्फे से इस पर एक निगाह डालता जो पंजों के बल घास पर बैठी सबको चाय सर्व कर रही। जरा सा सर झुकाती तो पूरी पोनी टेल और ऊंची लगती, सर उठाती तो पोनी टेल साथ ही झुकती, और वो कान से सुनहरी आंखें उन सारी लड़कियों के पास इन जैसा कुछ भी तो न था। वो चाय के सिप लेता, खामोशी से उसे देखता रहा।